गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग भूगोल का पाठ 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पढ़ रहे हैं। इसमें वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में हमने पिछले 2 पाठों में बहुत कुछ जाना था। अब आज वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता कि ये वन्य जीवन जो हैं ये संसाधन है। संसाधन हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सक्षम बनाते हैं और इनकी संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। आप जानते हैं कि कोई भी संसाधन एक लिमिट मात्रा में होती है या एक निश्चित मात्रा में होती है और उसका अंधाधुंध दोहन करने से वह एक न एक दिन अवश्य में समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। हमारी जो संतति आएगी उनके लिए भी इन संसाधनों की जरूरत होती है या कुछ संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो इनको पारिस्थितिकी तंत्र जो बनता है इन सब के मिलने से उसको बचाए रखने के लिए, उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। जैसे आप देखें, वन एवं वन्य जीव का मतलब होता है उसमें पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जो भी हैं सब वन्य जीव हैं। तो वन जो होते हैं ये बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जंतुओं पशु पक्षियों के प्राकृतिक नेचुरल आवास होते हैं। आवास वह स्थान होता है जहाँ पर कोई भी जीव अपने जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत समस्त क्रियाएं करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। वह प्राकृतिक वास या वास स्थान कहलाता है, अधिवास कहलाता है। तो ये वन जो होते हैं ये बहुत सारे जीवों के जंतुओं के प्राकृतिक आवास होते हैं। जब इनका ह्रास होता है, इनका पतन होता है तो ये प्राकृतिक आवास खत्म हो जाते हैं और ये जंगली जीव नगरों की तरफ, गांवों की तरफ बढ़ते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ता है और एक खतरा भी मंडराता रहता है। इसलिए वन्य जीव संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता है और इसको करना भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। वन्य जीव ही कह लें, उसी में सब आ जाता है। तो अभी आपने पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा, तो अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। वनों के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जिससे जल, मृदा और वायु जैसे आवश्यक घटकों का पुनः सृजन होता रहता है। अब देखें, जंतु जो होते हैं और वनस्पतियां एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होती हैं। अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे हम श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, छोड़ते रहते हैं। तथा
वनस्पतियाँ, हरी वनस्पतियाँ जो होती हैं, एक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करती हैं, छोड़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करती हैं। इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन का संतुलन बना रहता है। तो ये संतुलन बिगड़ने न पाए, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ने न पाए, इसलिए हमें भारत में भी जो है वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है। 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने वनों और वन्य जीवों को संरक्षित करने की मांग की। इसलिए भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम वर्ष 1972 को लागू किया। वनों एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए। इसके तहत संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीवन आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर बल दिया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को संरक्षण देना था, रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुर, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल के मगरमच्छ, खारे जल के मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और दूसरे प्राणी शामिल हैं। इसके साथ ही भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोदावन और हिम तेंदुए आदि के शिकार और व्यापार पर पूरी तरह अथवा आंशिक रोक लगाकर कानूनी रक्षण दिया जा रहा है। कीटों का संरक्षण करने के लिए वन्य जीव अधिनियम वर्ष 1990 और 1986 के अंतर्गत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। वर्ष 1991 में पौधों की 6 जातियों को भी इनमें शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वन संरक्षण के प्रयास, मतलब वन संरक्षण के लिए क्या किया गया, क्या पहल किए गए, क्या कार्य किए गए। वन संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए, जिनमें 1952 में वन नीति बनाई गई और 1988 में इसे संशोधित किया गया। वन नीति के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। यह लक्ष्य बनाया गया कि हमारे देश का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके 33% भाग पर वन होना चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया, अर्थात वृक्षारोपण पर बल दिया गया। वन नीति के अंतर्गत मृदा अपरदन, बाढ़ नियंत्रण और मरुस्थलीकरण को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकों के द्वारा वनावरण में वृद्धि की जाएगी। वृक्षारोपण के लिए
जन सहभागिता को प्रोत्साहन देना भी इसका एक उद्देश्य है, लक्ष्य है। वन महोत्सव वर्ष 1950 में वन संरक्षण के लिए तत्कालीन केंद्रीय वन मंत्री, तत्कालीन उस समय के अर्थात 1950 में जो केंद्रीय वन मंत्री थे उनका नाम था के.एम. मुंशी ने आरंभ किया। भारत में आज भी प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। तो एक नंबर में भी आ सकता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई का समय जो होता है वह भारत में वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। यह वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वन आयोग की स्थापना वन संबंधी सूचनाएं और आंकड़े एकत्र करने के लिए 1965 में की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वन एवं वन संबंधी शोध के लिए देहरादून में की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर साल मनाते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन देश में जलवायु परिवर्तन के प्रयासों को कम करने के लिए वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत वातावरण में 6 से 8 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि की गई का लक्ष्य रखा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है वन संरक्षण के उपाय। वन संरक्षण के उपाय। वनों का अंधाधुन दोहन रोकना तथा वनों का विस्तार करना वन संरक्षण की श्रेणी में आता है। अर्थात वनों की कटाई पर रोक लगाना तथा नए पेड़ों को, पौधों को लगाना, यह वन संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। वनों को अवैध दोहन न होने देना, खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना तथा वनों को आग से बचाना जिससे कि वे जलकर नष्ट न हो पाए। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा रक्षण की कानूनी रूपरेखा तय करता है। वर्ष 1991 में इसे संशोधित किया गया। देश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव विहार, नेशनल पार्क तथा बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। वर्ष 1992 में पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतिगत दस्तावेज जारी किया गया। वर्ष 2006 में पर्यावरण नीति घोषित की गई। बाघ को देश का राष्ट्रीय पशु, मोर को राष्ट्रीय पक्षी तथा हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। भारत में वन और वन्य जीव संसाधनों का प्रबंधन सरकार के वन विभाग अथवा अन्य संबद्ध विभागों के द्वारा किया जा रहा है। इसको वन विभाग अथवा उससे संबंधित जो विभाग होते हैं उसके बारे में नियम कानून बनाते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। भारत में वन प्रबंधन को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। आरक्षित वन, नाम से ही आपको लगता है आरक्षित वन, ऐसे वन जो पहले से ही आरक्षित हों।
देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन का विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग होता है। इसमें वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन, ये ऐसे वन होते हैं जो बंजर भूमि आज सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित एवं रक्षित वनों की संरक्षण इमारती लकड़ी आदि के लिए किया जाता है। अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 75% है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र में आरक्षित वनों के अनुपात अधिक हैं, जबकि बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान में रक्षित वन का अनुपात अधिक है। गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों में वन अवर्गीकृत हैं तथा स्थानीय समुदाय के लोगों के प्रबंधन में समुदाय और वन संरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट आपका है समुदाय और वन संरक्षण। भारत में वन अनेक मानव प्रजातियों के आवास स्थल भी हैं। वन संरक्षण की नीतियों में उसका सहयोग महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वनों को बचाने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व में आने वाले गांवों के लोगों ने वन्य जीवों को बचाने और खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष किया। राजस्थान में ही अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि पर भैरव देव डाकव सेंचुरी बनाकर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया तथा इस क्षेत्र में विदेशी लोगों के लिए आने पर प्रतिबंध लगा दिया। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी बात है। आज भी आप देख सकते हैं कि आपके हमारे घरों में कुछ ऐसे पेड़ हैं, वृक्ष हैं जिनकी पूजा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल तुलसी, नीम, पीपल और बरगद आदि। तो ऐसे पेड़ों को पवित्र माना जाता है और इनको काटना या नुकसान पहुंचाना पाप माना जाता है। यह हमारी धार्मिक आस्थाओं पर आधारित है और हमारे जीवन में इनके महत्व को इंगित करता है। पीपल सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। ऑक्सीजन, तुलसी ऑक्सीजन के साथ साथ औषधीय गुणों से युक्त है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी उपयोगी है। नीम शीतल छांव, ऑक्सीजन आदि के साथ साथ एक उच्च कोटि की कीटाणुनाशक है। इसी तरह से
देश के अलग अलग भागों में अलग अलग जनजातियों में अलग अलग विश्वास है, जिनका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना होता है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचा कर रखा, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमों, देवी देवताओं, आज भी देखें आप हर गांव में कम से कम एक चौगम आई हूँ, जिनको किसी की हिम्मत नहीं कि उसमें से लकड़ी काट ले या उस पेड़ को कटवा ले। कहीं दिए बाबा तो हाँ कोई न कोई पेड़ होगा। और जैसा कि मैं आपको बताया, तुलसी, पीपल, गूलर, बरगद, ये सब हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और उसका एकमात्र कारण है, वह कारण यह है कि उनकी उपयोगिता, वे हमारे जीवन के लिए इतनी उपयोगी हैं। और हमारे पूर्वज प्राचीन काल से उनकी उपयोगिता को देखते हुए उनका पूजन अर्चन करते आए, उनमें उनको देवता दिखाई दी। और उस देवत्व को ध्यान में रखते हुए अब हमारे अंदर जो विश्वास पैदा हो गया है, हम उसका नुकसान करना सोच भी नहीं सकते हैं। और छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज के लोग विशेष पेड़ों को की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातीय महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। इनमें से बहुत से व्यक्ति पीपल और बट वृक्ष अर्थात बरगद की पूजा करते हैं और उसे पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज अनेक संस्कृतियों से युक्त है और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के पारंपरिक तरीके हैं। सामान्यतः झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर में भक्तों में गिनते हैं। उनको मान लिया जाता है, बंदरों को मानते हैं कि हनुमान जी ये बजरंगबली के अवतार हैं। यहाँ तक कि इतने जहरीले तो नाग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नाग को भी पूजा जाता है। अभी आप देखें, पिछले दिनों ही नाग पंचमी थी और उस नाग को भी दूध पिलाया जाता है। अभी कोई सपेरा नाग को लेके आता है, या नाग पंचमी के दिन चौक चौराहों पर आपको मिल जाएगा, तो देखेंगे उसको दूध पिलाएंगे और पैसा भी देंगे। पैसा दूध पिलाने का किसको पिला रहे हैं? नाग को पिला रहे हैं। बंदर को पुए बना करके चना, मूंगफली आदि पूरी लड्डू खिलाते हैं कि हनुमान जी। यहाँ तक कि मछलियों को भी दाना डालते हैं, चारा डालते हैं। तो ये हमारी भावनाएं हैं, हमारी संस्कृति है। चिपको आंदोलन के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई पर रोक लगाकर स्थानीय पौधों की जातियों को सामुदायिक वनीकरण अभियान सफल रहा। इसी तरह टिहरी के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदान प्रयास बिना रासायनिक उर्वरकों के फसल उत्पादन में सफल रहा। वर्ष 1988 में शुरू संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने क्षरित वनों का प्रबंध और पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा कार्यक्रम सर्वप्रथम 1988 में उड़ीसा में शुरू किया गया। इसमें रासायनिक रूप से वनों का, सामुदायिक रूप से वनों का संरक्षण
और उपयोग किया जाता है। पर्यावरण के निरंतर विनाश को रोकने के लिए एवं पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों को शामिल करके महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। अतः भारत में पर्यावरण का संरक्षण करने में स्थानीय समुदायों को शामिल करना जरूरी है। इसके बिना देखें, सरकार कोई भी नियम बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बिना जन सहयोग के कोई भी कानून जो है वह सार्थक नहीं होगा। जब जन सहयोग होगा तो प्राचीन काल में हमारे पूर्वज या मनीषी जो थे, आवश्यक बातों को हमारे रीति रिवाजों या धर्म से जोड़ करके जनता को, क्योंकि जनता धर्म भीरू होती है, तो उसके इस कमजोरी का फायदा उठाते थे और उसको प्रेरित करते थे। आज भी ऐसा करने के लिए लोगों में विश्वास पैदा करना होगा, जागरूकता पैदा करना होगा, क्योंकि वन और वन्य जीव अगर संकटग्रस्त हो गया तो हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी भी सुखमय जीवन का सपना नहीं देख सकती। इसलिए यदि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहती हैं और सुखमय आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वन और वन्य जीव का संरक्षण अति आवश्यक है। इसी के साथ आपका यह भूगोल का पाठ 2 वन और वन्य जीव संरक्षण समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ पुनः मिलेंगे।